वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्रिटिविज्म के बारे में। इंटरप्रिटिविज्म को इंटरप्रिटिव सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ये दोनों टर्म को हम ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, यहाँ पर अलग अलग पर्सपेक्टिव के द्वारा हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। और आज जो पर्सपेक्टिव को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरप्रिटिविज्म या फिर इंटरप्रिटिव सोशियोलॉजी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि इंटरप्रिटिविज्म का मतलब क्या होता है और पॉजिटिविज्म, जिसको हम पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी भी कहते हैं, इसके साथ इंटरप्रिटिविज्म का क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस समझना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हमें इंटरप्रिटिविज्म को बेहतर तरीके से समझना है। फिर देखने वाले हैं इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर मैक्स वेबर का थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे। फिर देखेंगे ब्रांचेस ऑफ इंटरप्रिटिव सोशियोलॉजी। इस जगह पर अक्सर हमें बहुत सारे दिक्कत होती है। इंटरप्रिटिव सोशियोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस है। इनमें जो मेजर ब्रांचेस है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ड्रामाटार्जी, फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी, इनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये किस तरीके का पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड करते हैं और इनके जो मेजर थिंकर है इनके बारे में थोड़ा हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जब हम पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी में हमारा बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज करके हम सोसाइटी को समझ सकते हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इंटरप्रिटिव सोशियोलॉजी या फिर जिसको हम इंटरप्रिटिविज्म कहते हैं, इसके बारे में। हमने ऑलरेडी इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो सारे क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन थोड़ा चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। फिर अगले क्लासेस में हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और दलित पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं इंटरप्रिटिव सोशियोलॉजी या फिर इंटरप्रिटिविज्म है क्या। आप लोगों को इंटरप्रिटिव वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कुछ इंटरप्रिट करने की बात की जा रही है। यहाँ पर जब हम सोसाइटी को समझेंगे, यहाँ पर सोसाइटी में किसी चीज़ को इंटरप्रिट करने की बात की जा रही है। अब कौन सी चीज़ को हम इंटरप्रिट करेंगे, यहाँ पर जो मेन फोकस ऑफ स्टडी होता है, सोसाइटी को जिस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर लोग, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, हमारे सोशल वर्ल्ड में जो भी इंसान रहते हैं, वो लोग सोसाइटी को किस तरीके से इंटरप्रिट करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। यानी कि कोई भी एक इंसान अपने नज़रिए से समाज को किस तरीके से देख रहा है, वहाँ पर सोशल वर्ल्ड के साथ वो अपना मीनिंग किस तरीके से अटैच कर रहा है, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब ये वर्ड आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा थोड़ा क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई एक इंसान आर्मी में है और कोई एक इंसान टीचर है, ये दोनों इंसान के सेम होंगे? ये दोनों इंसान को दुनिया का देखने का नजरिया क्या सेम होगा? नहीं होगा। जो आर्मी में है वो हर वक्त हमारे सुरक्षा में नियोजित होता है, उसके इर्द गिर्द जो भी लोग होंगे वो डिफेंस को लेकर बातें करेंगे। वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर वो लोग देखेंगे कि बाहर के लोग किस तरीके से हमारे यहाँ पर आक्रमण कर सकते हैं, हमें किस तरीके से डिफेंड करना है। यानी कि उनका जो वर्ल्ड है वो अलग तरीके से शेप होगा। उनके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होंगी वो सारे डिफेंस के रिलेटेड हो सकती है। लेकिन जब कोई एक टीचर होगा वो ये सारे चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा। उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं शायद उसके बारे में इतना ज़्यादा बातें ना करे, तो वो सोचेगा कि उसका स्टूडेंट्स किस तरीके से बेहतर ग्रो कर सकते हैं, वो खुद अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दो जो इंसान हैं एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन दोनों के सोच में क्या डिफरेंसेस है, इसी को हम कहते हैं इंटरप्रिटिविज्म। यानी कि यहाँ पर इंटरप्रिट करना, जो भी एक इंसान है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समाज को देखना, हमारे सोशल रियलिटी को इसी तरीके से क्रिएट करना।
अब ये जो इंटरप्रिटिविज्म है, यहाँ पर मेन फोकस होता है लोगों के मीनिंग, लोग किस तरीके से वर्ल्ड को मीनिंग देते हैं, वो सोसाइटी में किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर उनके रियलिटी जिस तरीके से तैयार होते हैं, यानी कि डे टू डे लाइफ में कोई भी इंसान का रियलिटी किस तरीके से हो रहा है, वो रियलिटी किस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर सिंगल वर्ड में आपको समझना है इंटरप्रिटिविज्म, यानी कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करना, कोई भी एक इंसान किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है हमारे सोसाइटी के तौर तरीके को, उसी के ऊपर फोकस करना। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी पर्सपेक्टिव देखी है, वहां पर इंडिविजुअल के ऊपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, वहां पर इंपॉर्टेंस था ग्रुप के ऊपर। लेकिन यहां पर इंटरप्रिटिविज्म में इंपॉर्टेंस दिया जाता है एक इंडिविजुअल को, वो किस तरीके से समाज को देखते हैं, उसका नजरिया किस तरीके का है। अब ये जो इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी है, या फिर जिसको हम इंटरप्रेटिविज्म कहते हैं, ये जोर देता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर। कोई भी एक इंसान का एक्सपीरियंसेस किस तरीके का है, और वो जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से सोसाइटी को इंटरप्रेट करता है, सोसाइटी को किस तरीके से देखता है, इसके ऊपर ज्यादातर फोकस किया जाता है। अब ये जो इंटरप्रिटिविज्म है, इस कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग हम मेनली देखते हैं वार्स्तिहान एक कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा। वार्स्तिहान जो कॉन्सेप्ट है, ये एक जर्मन टर्म है, इसको मैक्स वेबर ने यूज किया था। यहाँ पर वार्स्तिहान बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके द्वारा हमारा इंटरप्रिटिविज्म आगे बढ़ता है। वार्स्तिहान का मतलब है एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को समझने की बातें की जाती है, लेकिन यहाँ पर एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग किया जाता है। हम लगभग ज़्यादातर जो भी पर्सपेक्टिव है वहाँ पर देखते हैं कि लोगों को बाहर से ऑब्जर्व करने की बातें की जाती है, कि दूर से हम लोगों को देखेंगे, उनका बिहेवियर किस तरीके का है, सोसाइटी में लोग किस तरीके से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन इंटरप्रिटिविज्म इस तरीके का चीज़ों को नहीं फोकस करता। यहाँ पर एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है। एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो इंसान आप जिसको आप एनालाइज करोगे, आप उसके जगह पर अपने खुद को रखकर सोचोगे चीजें। जैसे कोई भी अगर पेशेंट हो, मरीज हो, या फिर कोई भी एक विक्टिम हो, अगर आप लोग रेप केस वाले कोई एक विक्टिम का बात उठा ले, तो आप लोग सोचोगे कि उसके जगह पर अगर मैं होता तो मेरा क्या होता है। इसी को जब हम खुद को दूसरे किसी इंसान के जगह पर रखकर सोचेंगे, यानी कि दूसरों के शूज में जाकर हम सोचेंगे चीजों को, तब इसको कहा जाता है एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, और इसी को वार्स्तिहान भी कहा जाता है। और इसी के द्वारा हमारा इंटरप्रिटिविज्म जो है, इसको हम डेवलप करते हैं और ये आगे बढ़ता है हमारा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर इंटरप्रिटिविज्म या फिर इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें पॉजिटिविज्म के साथ इसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें किस वजह से अलग है, ये हमें थोड़ा केयरफुली समझना चाहिए। जब हम पॉजिटिव सोशियोलॉजी या फिर पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पर साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी को समझने की बात की जाती है। ये बेसिकली एनलाइटनमेंट पीरियड के आसपास ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर पर्सपेक्टिव है, ये उस टाइम पर डेवलप होता है, जहां पर ज्यादातर जो राज था उस टाइम पीरियड पर वो था रिलीजियन का। रिलीजियन जिस तरीके से का बातें बताता था वहां पर ही लोग फोकस करते थे। लेकिन जब पॉजिटिविज्म आया, लोग साइंटिफिक तरीके से सोचने लगे और वहां पर सिर्फ रिलीजियन क्या कह रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं देकर कौन सा चीज सही है और गलत है उसको ऊपर फोकस किया जाने लगा। तो ये जो पॉजिटिविज्म है, ये पॉजिटिविज्म को डेवलप करते हैं फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट ऑगस्ट कॉम्ट और इमाइल डुर्खिम। और उसी के ऑपोजिट में जब इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी की बात करते हैं, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी सिर्फ लोगों का साइंटिफिक तरीके से नहीं देखता है, वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, उनका सब्जेक्टिव
एक्सपीरियंस किस तरीके का है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। और इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो हम देखते हैं मैक्स वेबर के द्वारा। वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। अब जब पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ये बेसिकली डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये एक साइंटिफिक तरीका है हमारी सोसाइटी को समझने का। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स के द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश की जाती है। लेकिन इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी में सिर्फ ऑब्जर्वेशन और फैक्ट नहीं, यहाँ पर हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल अपने आसपास की जगह को या फिर कोई भी चीज़ घटनाएं घट रही उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिविज्म में जो मेथोडोलॉजी यूज किया जाता है वहाँ पर क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर फोकस किया जाता है। क्वांटिटेटिव डाटा यानी कि न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी में क्वालिटेटिव मेथड्स यूज किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर लोगों का इंटरेक्शन का क्वालिटी को देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ डाटा को, स्टेटिस्टिकल डाटा को एनालाइज नहीं किया जाता, यहाँ पर वो खुद इंसान किस तरीके से सोच रहा है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। यानी कि पॉजिटिविज्म आपको एक साइंटिफिक व्यू देता है जहां पर आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, वहां पर फैक्ट्स फिगर्स किस तरीके का है इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन इंटरप्रेटिविज्म आपको एक क्वालिटेटिव मेथड यूज कराता है जहां पर आप वो दूसरे इंसान किस तरीके से रह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को सोचते हो। अब यहाँ पर इस डिफरेंस से आप लोगों को पता चल गया है होगा थोड़ा बहुत कि इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी या फिर इंटरप्रेटिविज्म ये क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लैरिफाई हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इंटरप्रेटिविज्म का ओरिजिन हम कहाँ से देखते हैं, कौन से वो थिंकर है जिन्होंने इंटरप्रेटिविज्म के ऊपर काम किया था। मैक्स वेबर हमारे इंटरप्रेटिविज्म में सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल फिगर है, यानी कि मैक्स वेबर से ही हम पहले इंटरप्रेटिविज्म का कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग देखते हैं। उन्होंने बोला था कि जो हमारा इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोगों को इंटरप्रेट करेंगे, लोगों का जो सोशल एक्शन है, सोशल एक्शन यानी कि सोसाइटी में जो लोग एक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग होगा, कोई भी एक इंसान का इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से हो सकता है। यहाँ पर पूरा जो ग्रुप है वो सेम तरीके से बिहेव करेगा, उनका समाज को देखने का नजरिया एक ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग इंसानों का सोशल एक्शन डिफरेंट होते हैं और उनको हमें इंटरप्रेट करना है। यहाँ पर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के बारे में भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो ये जो स्टार्टिंग ओरिजिन है इंटरप्रेटिविज्म, ये हम देखते हैं मैक्स वेबर के द्वारा ही। अब उनके जो काम है, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी है, उन बुक्स में इस सोशल एक्शन के ऊपर फोकस किया था कि किस तरीके से हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो बुक है, इस बुक में उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से लोगों के सोशल एक्शन को मोटिवेट किया जा सकता है। लोग अलग अलग तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं डिफरेंट रीजन के द्वारा। अब यहाँ पर प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इतना इंपॉर्टेंट बुक क्यों है, यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो बुक है, इस बुक में उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से हमारे समाज में कैपिटलिज्म आया। आप सभी थोड़े बहुत अगर ये क्लासेस देख रहे हो तो आपको कैपिटलिज्म के बारे में पता होगा। कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी और वहाँ पर जो वर्किंग क्लास है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और जितना ज्यादातर पैसा है वो बेसिकली जो ओनर्स थे उनके पास था। अब कैपिटलिज्म किस वजह से डेवलप होता है, ये इंडस्ट्री इतने ज्यादा किस वजह से डेवलप होती है, उन्होंने इसका रीजन बताया था प्रोटेस्टेंटिज्म। ये एक ऐसा
क्रिश्चियनिटी का पार्ट है, जहां पर लोग सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा कमाएंगे भगवान उतना ज्यादा खुश होगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, दुनिया को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था और इसी वजह से वो लोग मोटिवेट हो रहे थे काम करने के लिए, और भी ज्यादा पैसे कमा रहे थे और भी ज्यादा काम कर रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक जो भगवान है वो काम से ही खुश होता है। आप जिस तरीके से आप अगर जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा पैसे कमाओगे, भगवान उतने ज्यादा खुश होगा। हमारे दुनिया में, इसी दुनिया में हमें ज्यादातर पैसे कमाने हैं और यही हमारा मेन मोटो है। ये वो जो प्रोटेस्टेंट्स है उनका कहना था, उनका मानना था। अब इसके वजह से कैपिटलिज्म आया था। ये मैक्स वेबर का कहना है कि लोग ज्यादा काम कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे और इंडस्ट्रियलिज्म भी ज्यादा डेवलप हो रहा था। तो यहां पर मैक्स वेबर का कहना था कि कैपिटलिज्म का आने का जो मेन रीजन है वो है प्रोटेस्टेंट्स एथिक। तो इसी बुक में उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से लोगों का जो सोशल एक्शन है वो मोटिवेट होता है अलग अलग रीजन के वजह से। ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने बात की थी। अब यहां पर जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इंटरप्रेटिविज्म का वो है वर्स्तिहन। वर्स्तिहन के बारे में हमने अभी देखा है, जहां पर एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल बिहेवियर के बारे में बात की जाती है। यानी कि जो भी इंसान को हम एनालाइज करेंगे, हम उसके हिसाब से हम खुद को उनके जगह पर रख कर सोचेंगे कि दुनिया किस तरीके से हो रही है। इसको कहा जाता है एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, और ये वर्स्तिहन कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया था मैक्स वेबर ने। अब इसके बाद धीरे धीरे और भी स्कॉलर्स आते हैं जो ये इंटरप्रेटिविज्म में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब देखते हैं ब्रांचेस ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी। यहां पर हमें अक्सर ज्यादातर दिक्कत आती है जब हम इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी की बात करते हैं या फिर इंटरप्रेटिविज्म की बात करते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस यानी कि यहाँ पर सिर्फ हम एक इंटरप्रेटिविज्म के द्वारा सारे चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। लोगों को देखने का नज़रिया में भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर मेन 4 तरीके का ब्रांचेस हमें देखने को मिलता है: सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ड्रामाटर्जी, फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर सिंबल के बारे में बातें की जा रही है। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो है सिंबल्स। यहाँ पर जो भी थिंकर्स है जैसे जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, ये सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि लोग ज्यादातर फोकस करते हैं सिंबल के ऊपर। सिंबल के द्वारा ही लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं ये लैंग्वेज के द्वारा, यहाँ पर आपको मेरे सिंबल्स पता चल रहे हैं। यहाँ पर जो भी पीपीटी में लिखा हुआ है आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ना आता है, इस वजह से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम सिंबल के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, सिंबल के जरिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी स्कॉलर है उनका मानना है कि हम सिंबल के द्वारा ही सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक दूसरे का सिंबल पता ना हो तो हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंबलिक इंटरेक्शनिज्म के ऊपर हम अगले क्लास में डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर, ये दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है और जीएच मीड को फादर ऑफ सिंबलिक इंटरेक्शनिज्म भी कहा जाता है। और ये जो सिंबलिक इंटरेक्शनिज्म टर्म है इसको कॉइन किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। फिर जो ब्रांच है वो है ड्रामाटर्जी। ड्रामाटर्जी को डेवलप किया था एर्विंग गॉफमैन ने। अब ड्रामाटर्जी, यहाँ पर ड्रामा की बात की जा रही है। यहाँ पर जो लोगों का सोशल इंटरेक्शन है इसको एनालाइज करने के लिए थियोरेटिकल परफॉर्मेंस, यानी कि जहां पर ड्रामा किया जाता है थिएटर में, थियोरेटिकल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर हम जैसे थिएटर में जब परफॉर्म करते हैं, जब कोई भी एक एक्टर परफॉर्म करता है तो जब वो स्टेज में होता है वो अलग तरीके से अपने आप को दिखाता है। फिर जब वो स्टेज से उतर जाता है, जो अपने कंफर्ट जोन में जब होता है, यानी कि ऑफ स्टेज में होता है या फिर बैक स्टेज में होता है, वो दूसरी तरीके से बिहेव करता है। जब वो अपने जिनके साथ ड्रामा कर रहा है उनके इर्द गिर्द होता है वो अलग तरीके से एक्ट करता है। यानी कि यहाँ पर थियोरेटिकल
परफॉर्मेंस में हम एक ही इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, इसी सेम तरीके से हम जो इंसान है हर दिन में इसी तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे मैं आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूं, यहाँ पर मेनली फॉर्मल तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। मैं जब अपना इंस्टीट्यूशन में जाऊंगा, मेरे जब जो स्टूडेंट है जिनके साथ मैं फेस टू फेस इंटरेक्ट करता हूं, उनको जब मैं पढ़ाता हूं तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन अलग तरीके का होगा। जब मैं दोस्तों के साथ बात करूंगा तो मेरा और अलग तरीके का सिस्टम होगा, और जब मैं बड़े बुजुर्ग के साथ बातें करूंगा तो मेरा सिस्टम अलग होगा। यानी कि हर जगह पर जो मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं ये मेरा बदल रहा है, मेरा बिहेवियर। मैं सेम तरीके से मेरा दोस्त और मेरा जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ मैं बातें नहीं कर सकता हूं। यहां पर जब थिएटर में भी लोग परफॉर्म करते हैं, उसी की तरह हम हमारे लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं। ड्रामाटर्जी में कहा जाता है कि हमारा थियोरिटिकल परफॉर्मेंस जिस तरीके से होता है उसी तरीके से हम डे टू डे लाइफ में भी परफॉर्म करते हैं, हम यहां पर भी एक्टिंग करते हैं। ये जो ड्रामाटर्जी का कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था एर्विंग गॉफमैन ने। फिर जो ब्रांच है वो है फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी ये एक ऐसा ब्रांच है जहां पर फेनोमेना के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। यहां पर बेसिकली फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव के ऊपर ध्यान दिया गया है, यानी कि कोई इंसान किस तरीके से अपने इर्द गिर्द को देखता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी हम इसको कहते हैं। हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, कॉन्शियसनेस किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से। यानी कि कोई भी एक इंसान अपने इर्द गिर्द किस तरीके से देख रहा है, उसका व्यू किस तरीके का है, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। ये जो फेनोमेनोलॉजी है, इस फेनोमेनोलॉजी को डेवलप किया था एल्फ्रेड शूट्स ने। फेनोमेनोलॉजी हमारे जब सोशियोलॉजी की बात करते हैं तब एल्फ्रेड शूट्स ने इसके ऊपर ज्यादातर कंट्रीब्यूशन किया था। फिर जो ब्रांच है वो है एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी में हमारा एवरीडे लिव्ड रियलिटी को देखा जाता है, यानी कि हमारा एवरीडे रियलिटी को हम किस तरीके से देखते हैं, जो भी इंसान है वो किस तरीके से रियलिटी को तैयार करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, और उस रियलिटी को किस तरीके से मेंटेन करके चलते हैं, उसको कहा जाता है एथनोमेथोडोलॉजी। जब इस चीज को हम स्टडी करते हैं, लोगों की एवरीडे लिव्ड रियलिटी को हम स्टडी करते हैं, इसको कहा जाता है एथनोमेथोडोलॉजी। अब फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी में डिफरेंस है। फेनोमेनोलॉजी में एक इंसान का फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, यानी कि एक इंसान को रखकर वो दुनिया को किस तरीके से देखता है इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। और एथनोमेथोडोलॉजी में जो भी इंसान है उसका दुनिया किस तरीके से बदलता है, वो किस तरीके से चीजों को प्रोड्यूस करता है या फिर मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसका रियलिटी किस तरीके से तैयार होता है, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। यहां पर आशा करता हूं ये जो चारों ब्रांच है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता चल गया होगा। और ये जो एथनोमेथोडोलॉजी है इसका जो मेन थिंकर है वो है हारोल्ड गार्फिंकेल। अब ये जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, ये जो सारे ब्रांचेस है, इसके ऊपर आप लोगों को अगर डिटेल क्लास देखने हैं तो मैंने पहले ही कुछ क्लासेस करा के रखी है, जैसे एर्विंग गॉफमैन का क्लास, एल्फ्रेड शूट्स, हारोल्ड गार्फिंकेल, इनका क्लास अगर आप लोग देख लोगे तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव है, ड्रामाटर्जी, फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। इनके बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर मैं इतना ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं करा रहा हूं इस चीजों को, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले कवर करा के रखी है। आप लोग अगर ये थिंकर्स को पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। आप अगर मेरे क्लासेस के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का 26 थिंकर। ये प्लेलिस्ट में आपको ये सारे जो थिंकर्स है ये मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को और भी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के रिलेटेड कुछ प्लेलिस्ट मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ सोशियोलॉजी के रिलेटेड भी कुछ प्लेलिस्ट मिलेगा। ये जो 3 प्लेलिस्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स और थिंकर्स जो है इनको कवर करा के रखी है। लगभग 50 से ऊपर
थिंकर्स है जिनको मैंने कवर कराया है। आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये सारे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके जरूरत के हिसाब से बहुत सारी चीजें और थिंकर का क्लास आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर जब आप 26 थिंकर्स ऑफ सोशियोलॉजी का प्लेलिस्ट खोलोगे, यहाँ पर आपको जीएच मीट का क्लास, मैक्स वेबर, एल्फ्रेड शूट्स जहां पर उन्होंने फेनोमेनोलॉजी की बात की है, फिर हारोल्ड गार्फिंकेल का एथनोमेथोडोलॉजी और एर्विंग गॉफमैन का ड्रामाटार्जी के ऊपर आप लोगों को डिटेल क्लास मिलेगी। हर क्लास लगभग आधे घंटे का वहां पर आपको देखने को मिलेगा और वहां से आप लोग सारे चीजों को डिटेल में समझ पाओगे। याद रखिएगा, यहां पर सिर्फ आप लोग अगर डेफिनेशन देख के चले जाओगे फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी और ड्रामाटार्जी का, सिर्फ इतने से नहीं होगा, आप लोगों को डिटेल भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आप लोगों को सारी चीजें, सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी आपके ओर से थोड़ा मेहनत कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बटन आप लोगों के लिए शायद कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करते हो तब उनको पता चलता है कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।